हेलो एवरीवन, गार्गी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के हम इस सेशन में आपके डीईसी के पेपर थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट या फिर अपने असाइनमेंट जो है वो जमा नहीं करवाए हैं, तो वो अपने प्रोजेक्ट और असाइनमेंट जो है वो 15 जून तक जमा करवा सकते हैं, क्योंकि जो डेट है वो आपकी एक्सटेंड हो चुकी है। आपकी लास्ट डेट जो कल 31 मई थी वो बढ़कर 15 जून हो चुकी है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। जिनके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बाकी हैं वो अपने 15 जून तक जमा करवा दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी बच्चे ने प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में से कोई भी फाइल अगर जमा नहीं करवाई तो आपकी जो मार्कशीट है उसमें बैक लगकर आएगी। तो इसे आप हल्के में मत लीजिए, अपने प्रोजेक्ट और असाइनमेंट को जरूर जमा करवाइए। पेपर थर्ड है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो आपके पेपर थर्ड की बुक है उस बुक का क्या नाम है, उसमें कितनी यूनिट्स हैं और किस टाइप की बुक है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो आपकी थर्ड बुक है इस बुक का नाम है बच्चों के लिए सेवाएं एवं कार्यक्रम। ये जो बुक है इस बुक की फर्स्ट जो पार्ट है उसमें 3 यूनिट्स हैं, सेकंड पार्ट में आपके 5 यूनिट्स हैं। ये जो बुक है वो आपकी थोड़ी सी मनोविज्ञान पे या फिर जो अलग अलग शैक्षिक दार्शनिक हुए हैं जो उन्होंने अपनी शिक्षा पर विचार दिया, जैसे मोंटेसरी है, फ्रोबेल है, या फिर जो महात्मा गांधी है, रविंद्रनाथ टैगोर है, स्वामी विवेकानंद है, जिन्होंने शिक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उन पर ये बुक आधारित है। इसके अलावा विदेशों में भी देखो, अपने इंडिया में जो कार्यक्रम है वो डीईसी के नाम से या फिर ईसीसीई, जिसे अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन बोलते हैं, इसके नाम से अपने ये कोर्स संचालित हो रहा है। और ये कोर्स सेम जो कोर्स है वो विदेशों में भी संचालित हो रहा है। विदेशों में किन किन जगहों पे ये कोर्स संचालित हो रहा है, ये सभी चीजें आपको इस बुक में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन सिर्फ विदेशों में कोर्स का नाम डीईसी नहीं है, वहां पर कोर्स के नाम कुछ अलग है। तो अपने इसमें ये भी देखेंगे कि अलग अलग जो शैक्षिक दार्शनिक हैं उनके विचार क्या रहे हैं, उन पर क्वेश्चंस देखेंगे। इसके अलावा विदेशों में जो संस्थाएं हैं, जैसे नेपाल में है, थाईलैंड में है, पेरू में है, तो वहां पर ये जो संस्था है ये किस तरह से काम करी है, वहां पर क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सभी चीजों के बारे में अपनी सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक नई ऊर्जा के साथ अपने आज की क्लास देखते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास अपने सबसे पहले मैं आपको जो विदेशों में संस्था संचालित हैं उनके बारे में बता दूं। पहली जो विदेश में संस्था है वो है नेपाल प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट के नाम से चल रहा है कार्यक्रम। ये इसमें क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है नेपाल प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट, इसमें क्या होता है कि बच्चों को समूहों में बांट दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हर एक स्त्री को बारी बारी से उन बच्चों को 1 हफ्ते के लिए देखभाल करनी होती है। यहाँ पर घंटे लिखा है, घंटे नहीं है, 1 हफ्ते तक बच्चों को देखभाल करनी होती है। इसमें जो लेडीज होती हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा उनको कुछ सामग्री भी दी जाती है कि जैसे बच्चों के खेलने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, तो थोड़ा सा खेल सामग्री वगैरह, इसके अलावा दरी चटाई वगैरह, या फिर कुछ जो एजुकेशन में काम आने, छोटे बच्चों के जो एजुकेशन में काम आने वाली चीजें हैं, ताकि वो बच्चे खेल विधि से सीख सके। प्राथमिक स्कूल में जाने से पहले बच्चा जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो सके, ये सभी चीजें भी लेडीज को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ये तो है नेपाल प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट। एक बार देख भी लेते हैं कि इसमें है क्या। बच्चों को समूहों में बांट दिया जाता है और बारी बारी से प्रत्येक स्त्री अपने घर पर 1 हफ्ते तक बच्चों की देखभाल करती है। यानी कि यहाँ पर लेडीज को बच्चों को ही अपने घर पर बुलाना होता है, न कि कहीं पर जाना होता है। सभी माताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रत्येक समूह के पास सामग्री की एक बुनियादी किट होती है। दरी चटाई, अन्य खिलौने और खेल सामग्री बीच में जोड़ दिए जाती है, क्योंकि यह एक विकेंद्रीकृत सामुदायिक कार्यक्रम है। विकेंद्रीकृत सामुदायिक कार्यक्रम का मतलब क्या होता है कि इसका जो निर्णय होता है कि बच्चों को क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना, इसका कोई निर्णय कोई संस्था नहीं लेते हैं। इसमें जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो माताओं के द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये एक विकेंद्रीकृत सामुदायिक कार्यक्रम है। सभी निर्णय माताएं लेती है। यह एक सफल प्रयास है। ये था अपना नेपाल प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट। नेक्स्ट अपने देखते हैं वो है पेरू प्रोग्राम ऑफ इनिशियल एजुकेशन, जिसे अपने क्या बोलते हैं, PRONOEI। इसका नाम भी याद रखना, इसकी फुल फॉर्म PRONOEI की फुल फॉर्म क्या है, पेरू प्रोग्राम ऑफ इनिशियल एजुकेशन।
पेरू प्रोग्राम ऑफ इनिशियल एजुकेशन, जिसे क्या बोलते हैं, PRONOEI। ये प्रोग्राम है क्या, मैं आपको बता देती हूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो 3 से 5 साल के बच्चों के लिए शुरू किया गया था, क्योंकि पेरू में उस समय क्या था कि जो शिशु मृत्यु दर थी वो बहुत ज्यादा थी, और वो जो मृत्यु दर थी वो किसकी वजह से थी, पोषण की कमी के कारण। इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम चालू करवाया, ताकि जो बच्चों के लिए दोपहर के खाने से पहले का जो अल्पाहार है उसको प्रोवाइड कराया जाए, ताकि बच्चों में पोषण की कमी ना आए। अब इसके लिए क्या था कि माताएं जो होती थी, यानी एक एक लेडीज कैसे करके व्यवस्था करवाई गई थी, उनको प्रशिक्षण दिया गया था, फिर वो क्या करते थे, अल्पाहार प्रोवाइड कराते थे। यहाँ पर एक अध्यापक भी होता था, जिसे क्या बोलते थे, एनिमेटर बोलते थे। यह अध्यापक ही क्या करता था, अध्यापक को पहले प्रशिक्षण दिया जाता था कि उन्हें बच्चों को किस तरह की सामग्री प्रोवाइड करानी है, किस तरह का अल्पाहार देना है, क्या क्या चीजें करानी है, ताकि बच्चे का जो है वो विकास हो सके। फिर उसके बाद जो अध्यापक था वो अपने अकॉर्डिंग उन लेडीज को वो प्रशिक्षण देता और उन्हें बच्चों के अकॉर्डिंग वो काम करते थे। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है थाईलैंड का समेकित पोषण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसमें क्या था, ये जो थाईलैंड का समेकित पोषण और समुदाय विकास कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, क्योंकि उस समय थाईलैंड में बहुत ज्यादा गरीबी थी, तो गरीबी को दूर करने के लिए ही ये प्रोग्राम चलाया गया था। विकासशील देशों में कई राष्ट्रीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन। थाईलैंड में गरीबी का उन्मूलन करने के एक कार्यक्रम के साथ साथ समुदाय आधारित श्रमिक स्वास्थ्य सेवा, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, पोषण शिक्षा, पूर्ण आहार और गुसेज अंतर विकास के कार्यक्रम को भी जोड़ा गया। पोषण शिक्षा के बाद अंतर वैयक्तिक और मनोसामाजिक सहयोग, खास तौर से मातृत्व के और बाल गतिविधियों की ओर ध्यान दिया जाता था। यानी कि इसमें क्या था, बालक का बुनियादी विकास जिसे कहते हैं अपने सामाजिक, मानसिक या जो भी विकास होता है बालक का, उसको इसमें जोड़ा गया था। तो चलिए आज इसी प्रोग्राम से रिलेटेड या फिर जो शैक्षिक जो विचार दिए गए हैं अलग अलग दार्शनिकों ने, आज उन सभी पर अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज अपने इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास में कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा विद्यालय वातावरण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा एवं विद्यालयी वातावरण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, बच्चों को निर्धारित पाठ्यक्रम को कम समय में पूरा करवाकर परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने योग्य बनाना। बी ऑप्शन है, बच्चों का अनुशासन, आज्ञाकारिता और शिक्षक निर्देशों के पूर्ण पालन के माध्यम से नियंत्रित रखना। थर्ड ऑप्शन है, ऐसा उपयुक्त एवं प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध कराना जिसमें बच्चा अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त, विकसित और परिष्कृत कर सके। डी ऑप्शन है, बच्चों के व्यवहार को पुरस्कार और दंड की सहायता से नियंत्रित कर उनकी कार्य क्षमता बढ़ाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐसा उपयुक्त एवं प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध करवाना जिसमें बच्चा अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त, विकसित और परिष्कृत कर सके। यानी कि जो मॉन्टेसरी थी वो एक लेडीज थी, उनका क्या मानना था कि बच्चों को ऐसी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए जो बच्चे के अंदर दबी हुई जो भावनाएं हैं, जो उनका विकास है वो पूर्ण रूप से हो सके। यानी कि बच्चों को जबरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहिए, जबरदस्ती कुछ नहीं सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपने कि मॉन्टेसरी द्वारा भौतिक दंड और भौतिक पुरस्कार दोनों का विरोध करने का मूल कारण क्या था। अब देखो, मॉन्टेसरी जो थी वो भौतिक दंड और भौतिक पुरस्कार दोनों के खिलाफ थी। क्यों? क्योंकि उनको ये मानना था कि अगर अपने किसी बच्चे को दंड देते हैं तो उससे बच्चा सीखता नहीं है, वो जबरदस्ती क्या करता है, दंड से बचने के लिए काम को करता है, न कि बच्चा अपनी रुचि के अनुसार काम करता है। भौतिक पुरस्कार के खिलाफ थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इससे बच्चा जो है वो लालच में आकर काम करता है, न कि अपनी रुचि के अकॉर्डिंग। तो इसलिए जो मॉन्टेसरी थी वो भौतिक दंड और भौतिक पुरस्कार दोनों के विरोध में थी। तो चलिए अपने इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है, उनका मानना था कि विद्यालयों में इन व्यवस्थाओं को लागू करने से आर्थिक व्यय अत्यधिक बढ़ जाता है जिससे शिक्षा का संचालन कठिन हो जाता है। बी ऑप्शन है, उनके अनुसार पुरस्कार और दंड दोनों ही कृत्रिम तथा अप्राकृतिक प्रेरक है जो बच्चों को बाहरी दबाव में कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं और उसके स्वाभाविक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, उनका विचार था कि केवल दंड हानिकारक है जबकि पुरस्कार बच्चों की रचनात्मक और स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। डी ऑप्शन है, वे मानती थी कि बच्चों को केवल प्रतिस्पर्धा के माध्यम से प्रेरित किया जाना चाहिए क्योंकि यही उनके व्यक्तित्व विकास का सर्वोत्तम साधन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। उनके अनुसार पुरस्कार और दंड दोनों ही कृत्रिम तथा अप्राकृतिक प्रेरक है जो बच्चों को बाहरी दबाव में कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं और उसके स्वाभाविक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किंडरगार्टन पढ़ती में शिक्षक की भूमिका क्या मानी गई है। मैं थोड़ा सा आपको किंडरगार्टन के बारे में बता दूं कि किंडरगार्टन क्या था, क्या
चीज थी इसमें। किंडरगार्टन जो था वो फ्रोबेल के द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम था। अब बताती हूँ इसमें क्या था किंडरगार्टन का, कि फ्रोबेल का प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के सिद्धांतों को निर्मित करने और उन्हें व्यवहारिक रूप में ढालने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने बाल्यावस्था की सर्वोपरि महत्ता को समझा और 1837 में ब्लैक्टनबर्ग में 4 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रथम किंडरगार्टन खोला था। यानी प्रथम जो किंडरगार्टन खोला गया था वो कब खोला गया था? 1837 में। कहां पर? ब्लैक्टनबर्ग में। कहां? ब्लैक्टनबर्ग में। और ये जो किंडरगार्टन खोला गया था ये कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए था? 4 से 6 वर्ष के बालकों के लिए था ये। अब किंडरगार्टन जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? ये जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? बच्चों का बगीचा। फ्रोबेल को बच्चे और पौधों के बीच में काफी समानता दिखाई देती थी। उन्हें ऐसे लगता था कि जिस तरह से पौधे को संभाला जाता है, पौधे का विकास किया जाता है, उसी तरह से बच्चे का भी एक विकास होता है। क्योंकि जैसे अपने बीज को पोषण देंगे वैसे ही बच्चे को पोषण देना पड़ता है। वैसे ही जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा बनता है। और इसी तरह से जैसे अपने बच्चे की केयर करेंगे बच्चा बड़ा होकर वैसा ही बनता है। तो इसलिए जो फ्रोबेल थे उनको बच्चे और पौधे में काफी समानता दिखाई देती थी। उनका विश्वास था कि पौधे के वृद्धि और विकास की प्रक्रिया तथा बच्चे के वृद्धि और विकास की प्रक्रिया समान होती है। दोनों का विकास भीतर से होता है। पौधा अपने बीज के अनुसार ही भीतर से बढ़ता है, उसी प्रकार बच्चा अंदर से अपनी प्रवृत्तियों और मनोवेगों को प्रकट करता हुआ विकसित होता है। फ्रोबेल ने स्कूल को बगीचा, अध्यापक को माली और विद्यार्थियों को कोमल पौधे की उपमा दी है। अब अपने इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्या था क्वेश्चन। किंडरगार्टन का क्वेश्चन देखें कि किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक की क्या भूमिका मानी गई है। इसका ए ऑप्शन है ऐसा नियंत्रक जो बच्चों पर कठोर अनुशासन लागू करता है। बी ऑप्शन है ऐसा शिक्षक जो केवल बच्चों की गलतियों को खोजता है। सी ऑप्शन है ऐसा मार्गदर्शक और सहयोगी जो बच्चों की रुचियों को समझकर उनके सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। और डी ऑप्शन है ऐसा प्रशासक जो केवल विद्यालय के नियम और व्यवस्था पर ध्यान देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ऐसा मार्गदर्शक और सहयोगी जो बच्चों की रुचियों को समझकर उनके सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने। फिर मारिया मोंटेसरी का क्वेश्चन। मारिया मोंटेसरी ने मानसिक रूप से मंद बुद्धि बच्चों के साथ कार्य करने के बाद अपनी शिक्षण विधियों को सामान्य बच्चों पर भी लागू किया। यानी उन्होंने जब अपना शिक्षण कार्य शुरू किया था वो सबसे पहले उन्होंने मंद बुद्धि बालकों पे किया था। उसके बाद उन्होंने मंद बुद्धि बालकों पर जो कार्य किया था वही कार्य उन्होंने सामान्य बच्चों पर किया। तो जब उन्होंने सामान्य बच्चों पर कार्य किया तो उसके पीछे क्या कारण था, उन्होंने क्या रीजन दिया? इसके सही पहला प्रश्न है इसका, यदि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उनकी विकसित शिक्षण सामग्री और विधियों के प्रयोग से प्रगति कर सकते हैं तो सामान्य बच्चे के लिए सुव्यवस्थित शैक्षिक वातावरण और भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। बी ऑप्शन है सामान्य बच्चों में प्रतियोगिता की भावना अधिक होती है, इसलिए उन्हें विशेष शिक्षण सामग्री की अपेक्षा कठोर अनुशासन और नियमित परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन है शिक्षा को उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास करना है, इसलिए सभी बच्चों को एक समान पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति से शिक्षित किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन है मंद बुद्धि और सामान्य बच्चों के सीखने की क्षमता में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए दोनों के लिए समान प्रकार की शिक्षण व्यवस्था पर्याप्त होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कि यदि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उनकी विकसित शिक्षण सामग्री और विधियों के प्रयोग से प्रगति कर सकते हैं तो सामान्य बच्चों के लिए सुव्यवस्थित शैक्षिक वातावरण और भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। यानी कि उन्होंने जो शिक्षण सामग्री और जो विधि मंद बुद्धि बालकों के लिए यूज की थी, उन्होंने देखा कि मेरी शिक्षण सामग्री से जो मंद बुद्धि बालक है वो प्रगति कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो बालक सामान्य है अगर उन्हें सही वातावरण उपलब्ध कराया जाए तो फिर वो प्रगति क्यों नहीं कर सकते। इसी वजह से उन्होंने क्या किया था कि जो शिक्षण कार्य मंद बुद्धि बालकों पर अप्लाई किया था वही उन्होंने क्या किया, सामान्य बालकों पर अप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपने देखें कि मैंने आपको विदेशों में जो प्रोग्राम संचालित हो रहे थे उनके बारे में बताया था, अब कुछ क्वेश्चन उन पर भी हैं। तो नेपाल के प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट कार्यक्रम में महिलाओं को छोटे समूहों में विभाजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका ए ऑप्शन है ग्रामीण महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना। बी ऑप्शन है प्रत्येक महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनाना। सी ऑप्शन है बारी बारी से बच्चों के देखभाल की जिम्मेदारी साझा करना। डी ऑप्शन है महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बारी बारी से बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप इस क्लास को एक सामान्य क्लास मत समझिए। आप ये मत सोचिए कि ये बहुत एक जनरल सी क्लास है। देखिए ये एक जनरल क्लास नहीं है, ये जो क्लास है ये आपकी सफलता की सीढ़ी है। ठीक है, मानती हैं
बहुत सारे बच्चे अलग अलग एज के होंगे जो स्टडी कर रहे हैं, परेशानी भी आती है, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन आपको निराश नहीं होना, आपको आगे बढ़ना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। आप अपनी इस क्लास को और अपनी किताबों को अपना हथियार बनाइए ताकि आप आगे बढ़ सके। आज आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, हो सकता है आप कल के लीडर बन जाए। तो देखिए, बिल्कुल भी निराश नहीं होना, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपाल के प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए ऑप्शन है बच्चों को सरकारी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने हेतु शिक्षकों की नियुक्ति करना। बी ऑप्शन है महिलाओं को छोटे समूहों में संगठित कर बाल देखभाल की सामुदायिक व्यवस्था विकसित करना। सी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में केवल पोषण शिक्षा प्रदान करना। डी ऑप्शन है विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर क्या होगा नेपाल का? बी ऑप्शन आपका सही होगा, महिलाओं को छोटे समूहों में संगठित कर बाल देखभाल की सामुदायिक व्यवस्था विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल के कार्यक्रम को विकेंद्रीकृत सामुदायिक कार्यक्रम क्यों कहा गया है? नेपाल के कार्यक्रम को विकेंद्रीकृत सामुदायिक कार्यक्रम क्यों कहा गया है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। चलिए, ए ऑप्शन है क्योंकि इसका संचालन केवल स्थानीय विद्यालयों द्वारा किया जाता था। बी ऑप्शन है क्योंकि कार्यक्रम में सभी निर्णय माताएं स्वयं लेती थी। सी ऑप्शन है क्योंकि इसका वित्त पोषण केवल स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता था। डी ऑप्शन है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि कार्यक्रम में सभी निर्णय माताएं स्वयं लेती थी, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तीनों कार्यक्रम की समान विशेषताओं को दर्शाता है? यानी जो अपने 3 कार्यक्रम पढ़े, नेपाल का पढ़ा था, एक पेरू का पढ़ा और तीसरा कार्यक्रम अपने थाईलैंड का पढ़ा था। तो तीनों कार्यक्रम की जो कॉमन जो विशेषता है उसके बारे में बताना है कि पहला जो ऑप्शन है इसका, सभी पूर्णतः सरकारी कार्यक्रम थे। बी ऑप्शन है सभी में सामुदायिक सहभागिता को महत्व दिया गया। सी ऑप्शन है सभी केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित थे। डी ऑप्शन है सभी का संचालन विदेशी संस्थाओं ने किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कि सभी में सामुदायिक सहभागिता को महत्व दिया गया, क्योंकि अपने देखा तीनों विदेशी जो प्रोग्राम चल रहे हैं उन्होंने अपने देखा कि सभी लेडीज को क्या किया जाता है, कुछ समय के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। वो लेडीज होती है वो बच्चों की देखभाल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम माताओं द्वारा संचालित बाल देखभाल व्यवस्था पर विशेष रूप से आधारित है? पहला है PRONOEI। बी ऑप्शन है थाईलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। सी ऑप्शन है नेपाल प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका PRONOEI के बारे में अपनों ने देखा ही था। ये कौन सा प्रोग्राम है? जो अपनों ने पेरू का पढ़ा था, वही प्रोग्राम है ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने। थाईलैंड के समेकित पोषण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किसी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया था? थाईलैंड के समेकित पोषण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किसी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया था? इसका ए ऑप्शन है केवल वयस्क शिक्षा कार्यक्रम को। बी ऑप्शन है केवल कृषि उत्पादन योजनाओं को। सी ऑप्शन है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, पोषण शिक्षा, पूरक आहार एवं वृद्धि अनुश्रवण को। और डी ऑप्शन है केवल बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, पोषण शिक्षा, पूरक आहार एवं वृद्धि अनुश्रवण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको ये जो पीडीएफ हमने भेजी हुई है, आप इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि जो विदेशों में कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं एक बार आप उनको जरूर देखिए, ध्यान से उस चीज को पढ़ लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं एज इट इज ऐसे कैसे पेपर में ये जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन में थोड़ा हेर फेर हो सकता है, तो आप उन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाईलैंड के कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी संदेशों के प्रसार हेतु वीडियो कैसेटों का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया गया था? थाईलैंड के कार्यक्रम जो चल रहा था, गरीबी उन्मूलन का जो कार्यक्रम था, जो स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधी जो कार्यक्रम था, उसमें वीडियो कैसेट का प्रयोग किया गया था। उस वीडियो कैसेट का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या था? इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्योंकि इससे कार्यक्रम को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल सकती थी। बी ऑप्शन है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध थी। सी ऑप्शन है क्योंकि अधिकांश माताएं इन संदेशों का आसानी से समझ और ग्रहण कर सकती थी तथा लागत भी कम थी। डी ऑप्शन क्योंकि इसमें विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जा सके। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी क्योंकि अधिकांश माताएं इन संदेशों को आसानी से समझ और ग्रहण कर सकती थी तथा लागत भी कम थी। क्योंकि उस समय थाईलैंड में जो प्रोग्राम जब चलाया गया
तो अधिकतर महिलाएं जो थी वो थोड़ी सी निरक्षर थी, मतलब कम एजुकेटेड थी, तो बुक्स का ज्ञान उन्हें थोड़ा कम था। इसी वजह से क्या था, वीडियो कैसेट्स का प्रयोग किया गया ताकि वो सुन सके और उन चीजों को आसानी से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखें, PRONOEI कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक बाल घर में लगभग कितने बच्चे होते थे? ए ऑप्शन है 15, बी 20, सी ऑप्शन है 25, डी ऑप्शन में 30। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 30। यानी कि जो पेरू में प्रोग्राम चलाया गया था उसमें बाल गृह जो बने हुए थे, एक बाल गृह में 30 बच्चे होते थे। उस 30 बच्चों में जो पोषण वगैरह था या जो प्रोग्राम जो बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करना होता था प्राथमिक स्कूल में जाने से पहले, उन सबकी जिम्मेदारी लेडीज को दी जाती थी। चलिए, आज की हमने आपको पेपर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। आज के सेशन के लिए ये क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। जो एक्सप्लेनेशन है जो भी आपको है वो ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपके पेपर में जो है वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल नेक्स्ट सेशन में अपने फिर से मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नई क्लास के साथ।